Hi everyone. So today we are going to talk about our next topic of Physiology 1, which is Lok Purush Samya Siddhant. This is the important one because it is one of the frequently asked questions in exam. So in exam it can be asked like write down the Lok Purush Samya Siddhant in 10 marks. So it is important. So here we are trying to understand this. Ayurveda considers the human body as a reflection of the universe. The human body is a miniature representation of the external world. All the functions within the human body is a reflection of activities taking place in the universe. Acharyas of Ayurveda use these similarities between the human body and the universe to explain human anatomy and physiology. And this is how this theory is called the Lok Purush Samyavad or Lok Purush Samya Siddhant. इसमें ऐसा बोला गया है कि आयुर्वेद के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होती है वो सब चीज़ें जो यूनिवर्स के अंदर होती है इसका एक रिफ्लेक्शन होता है. द ह्यूमन बॉडी है वो मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल वर्ल्ड का. माना कि जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं वो वर्ल्ड के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो घटती है, जो भी घटनाएं होती है जो घटती है उसको रिजम्बल करते हैं. और हमारे आयुर्वेद में आचार्य ने इस सिमिलरिटीज़ जो भी ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स के अंदर हैं उसको समझने के लिए ये सिद्धांत दिया है जिससे कि हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ सकते हैं. This principle is based on assumption that whatever exists in universe is represented in our body. In other words, whatever is in our body is represented in universe. मतलब जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में होती है वो यूनिवर्स में होती है और जो भी यूनिवर्स में होती है वो भी हमारे बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करती है. सो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अंदर देर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, लोक, पुरुष, साम्य एंड सिद्धांत और वाद. लोक को हम वर्ल्ड समझ सकेंगे, पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग, साम्य मतलब सिमिलैरिटी, वाद मतलब थियरी. मतलब जिस थियरी के अंदर, जिस सिद्धांत के अंदर वर्ल्ड और ह्यूमन बीइंग के बीच की जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में जो बात की गई है इसको हम लोक पुरुष साम्यवाद और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बोलेंगे. Acharya Shushruta explains that the similarity between the sun, moon and wind in the atmosphere and the human body. अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो सन जो है, सूर्य है, मून है, चंद्रमा है और विंड मतलब जो वायु, जो हवा हम जिसको बोलते हैं, तो दे आर प्लेइंग पर्टिकुलर रोल इन द एटमॉस्फेयर, राइट. जैसे अगर हम विसर्ग की बात करें उसको बोलते हैं कि जो मून है, राइट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ. फिर है डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ जिसको हम आदान बोलते हैं. तो सन है, जो सूर्य है, तो वो स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है. एंड द विंड मतलब जो हवा चलती है वो विक्षेप का काम करती है. तो यूनिवर्स के अंदर विसर्ग, आदान और विक्षेप का काम जो है वो मून, सन और विंड के द्वारा होता है. वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर कफ है वो शक्ति देता है, राइट, जिससे हम बोलते हैं गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ. पित्त है तो पित्त है वो आदान करता है, मतलब कि वो अग्नि का रूप है. हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि वो अग्नि का रूप है, तो उससे हमारा बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी. और तीसरा है वायु, जो हम दोष की बात करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम इसकी सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं. तो जो वायु है, तो वायु है वो बॉडी में सब प्रकार के जो कार्य हैं वो इसको गवर्न करता है, मतलब उसको देख रेख करता है. मतलब बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं वे वायु की उपस्थिति के कारण या फिर वायु की निगरानी में होते हैं, दैट वी कैन से. आगे जब हम त्रिदोष पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक श्लोक आएगा
पीत्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब जो पित्त है, जो कफ है, वो दोनों है, वो पंगु है। शरीर में जो भी धातुएं हैं वो भी पंगु है, और जितने भी मल है वो भी पंगु है। पंगु मतलब अपने आप से वो काम नहीं कर सकते जब तक वायु उसको प्रेरणा नहीं देता है, राइट। जब तक वायु अपना काम नहीं करेगा, वायु उसको इनिशिएट नहीं करेगा, तब तक बॉडी की जितने भी दोष धातु और मल है दे वॉन्ट वर्क, राइट। तो दैट इज़ हाउ वी कैन से कि जितने भी फंक्शंस हैं वायु के, वो फंक्शन है वो बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो वायु की वजह से होते हैं। तो जैसे नेचर के अंदर या वर्ल्ड के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर मून, सन और विंड होता है, वैसे ही बॉडी के अंदर हमारे जो दोष हैं कफ, पित्त एंड वायु, वो सिमिलर काम करते हैं। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, सन इन यूनिवर्स इज द चीफ सोर्स ऑफ हीट। जैसे हम जानते हैं सूर्य की वजह से जो हीट या फिर जो गर्मी है वो पैदा होती है। दिस हीट सर्व्स मैनी पर्पसेस एंड इट इज़ द एसेंशियल फैक्टर इन प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। अग्नि इन लिविंग बॉडी रिप्रेजेंट्स द सन इन यूनिवर्स, बिकॉज अग्नि की वजह से डाइजेशन होता है फूड का, राइट। अग्नि की वजह से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी अग्नि की वजह से होता है। जैसे हम अग्नि का प्रकार पढ़ेंगे तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अग्नि का काम क्या होता है। बट अभी अगर हम अग्नि या फिर डाइजेस्टिव फायर की जो बात करें, जो बॉडी में होती है, वो डाइजेशन का काम करती है, राइट। टेम्परेचर मेंटेनेंस इन द एनवायरनमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। जो हमको पता है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो उसकी वजह से जो भी टेम्परेचर होता है यूनिवर्स के अंदर वो मेंटेन होता है। एंड इन लिविंग बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस इज एग्जीक्यूटेड बाय अग्नि। बॉडी के अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है, राइट, जो हम सेल्सियस और फ़ारेनहीट में मेज़र करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो अग्नि की वजह से उसका एग्जीक्यूशन होता है, और जो भी टेम्परेचर होता है उसकी उपस्थिति अग्नि के कारण होती है। एंड दिस अग्नि रिसाइड्स इन अ दोष पित्त। जो पित्त दोष है उसके अंदर अग्नि रहती है। पित्तम आग्नेयम ऐसा हम बोलते हैं, मतलब पित्त है वो ही अग्नि है वो ही पित्त है, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज राइट नाउ कि अग्नि और शरीर में जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, और जो यूनिवर्स में जो सन है, उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आउट ऑफ 5 महाभूत 3 महाभूत आर एक्टिव, नेमली तेज, आप एंड वायु। जैसे अग्नि, जल और वायु महाभूत हैं, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। Remaining 2 Mahabhutas, namely Prithvi and Akash, stay passive, which are the supporting Mahabhut, and the shape and backstage scenario takes place because of those 2 Mahabhut. Panch Mahabhut is observed in universe and living body. हमने देखा था कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिकत्वम या फिर सर्वद्रव्यम 5 भौतिकत्वम, राइट। मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में, यूनिवर्स के अंदर या फिर हमारी बॉडी में है, वो सब चीज़ें पंच महाभौतिक है, और जिस महाभूत का डोमिनेंस होगा उस महाभूत के हिसाब से वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी, राइट। तो पंच महाभूत इज ऑब्जर्व इन यूनिवर्स एंड लिविंग बॉडी। वाटर एंड ऑल आइटम्स कंटेनिंग वाटर फ्लूइड्स रिप्रेजेंट आप महाभूत इन यूनिवर्स। जो हमने आगे भी देखा, आप महाभूत मतलब जो जल महाभूत हमने पढ़ा था, उसके अंदर देखा था जो फ्लूडिटी जो प्रदान करता है, जो द्रवता प्रदान करता है, वो जल महाभूत के कारण होती है। तो ये जो जल महाभूत है वो यूनिवर्स के अंदर जो वाटर है इसको रिजेंबल करता है। दिस इज ईजी, राइट। इन लिविंग बॉडी कफ दोष रिप्रेजेंट्स आप महाभूत। अगर हम दोष की बात करें, अगर हम फ्लूडिटी की बात करें, अगर हम सांद्रता की बात करें, तो कफ दोष ऐसी चीज़ है जो बॉडी में वाटर, जो यूनिवर्स में वाटर होता है, उसको रिजेंबल करती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके कार्य भी सेम होते हैं। ऑल मूवमेंट्स आर ड्यू टू द वायु इन यूनिवर्स। वात दोष रिप्रेजेंट द वायु महाभूत। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वायु इन यूनिवर्स। सेम अप्लाइज इन आर ह्यूमन बीइंग कि जितनी भी क्रियाएं होती है वो वायु की वजह से होती है, जो हमने आगे देखा।
So Visarga includes destruction, separation, and going away. Adan includes creation, coming together, addition. And Vikshape is a circulation. All the functions in universe are carried out by moon, sun, and wind. Similarly, human body bears कफ, पित्त and वात performing all the functions of living body. मतलब जो हमने आगे जो सन, मून और विंड का कार्य देखा था यूनिवर्स के अंदर कि जितने भी डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, जो भी सेपरेशन होना है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो विसर्ग की वजह से होगा. आदान मतलब विच इंक्लूड्स क्रिएशन, कमिंग टुगेदर. और विक्षेप इज़ जो सर्कुलेशन है वो विंड की वजह से होगा. और ह्यूमन बीइंग के अंदर कफ, पित्त और वात सेम फंक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर कार्य करते हैं. तो व्हाट इज़ द एम ऑफ लर्निंग दिस थियरी? क्यों जानना चाहिए हमको ये थियरी, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शंस ऑफ यूनिवर्स आर सिमिलर सिंस ओरिजिन ऑफ बोथ इज सिमिलर. Root values are similar, sustenance is similar, and retirement path is similar. So both get destructed in the similar fashion. मतलब जैसे हमने देखा था जो सृष्टि की उत्पत्ति और ह्यूमन बीइंग या फिर शरीर की उत्पत्ति वो 24 तत्वों के या चतुर्विशंतिक तत्व की वजह से होती है. उसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन भी सेम है, उसके जो रूट कॉजेज़ है वो भी सेम है, उसका जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी सेम है, और उनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो भी सेम मैनर में होता है. जैसे हमने लय के बारे में ये बात की थी कि जैसे अगर पुरुष में से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो लय की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं. तो सृष्टि में भी सेम है और पुरुष या फिर जो ह्यूमन बीइंग है उसमें भी सेम है, राइट. तो इट इज़ लाइक अ गाइडलाइन फॉर अ फिजिशियन. So whenever physician treating any patient and when he gets stuck anywhere, he should observe similar example from universe and try to find out the solution to patient's treatment. अगर सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं अगर हम उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं. और बीइंग अ फिजिशियन अगर आपको उस बारे में पता होगा तो यू विल गेट द आइडिया कि हाउ टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स. कि अगर बॉडी में किसी चीज़ की कमी हुई तो हम उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं. कोई चीज़ बढ़ गई है जैसे वात, पित्त, कफ, दोष या फिर जो धातुएं हैं, जो मल है उसका क्षय या वृद्धि हुई तो अगर हमको पता होगा कि क्षय और वृद्धि कैसे हुई है, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कैसे हैं, किन चीज़ों से ये चीज़ें हुई हैं, तो हम उनको, अगर क्षय हुआ है तो हम ऐसी चीज़ें बॉडी में देंगे द्रव्य या फिर आहार के रूप में, ड्रग या फिर आहार के रूप में, कि वो चीज़ें जो घट गई है बॉडी में वो उसको हम बढ़ा सकेंगे. एट द सेम टाइम वो आहार और शायद दवाई ही नहीं हो सकती, विहार भी हो सकते हैं. विहार मतलब ऐसी कौन सी क्रियाएं करने से बॉडी के अंदर जो घटी हुई दोष, धातु और मल है उसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर ऐसे कौन से आहार, द्रव्य या फिर ड्रग्स और विहार है जिसके कारण जो वृद्धि हुई है दोष, धातु और मल की, जो अपनी मात्रा से बढ़ गए हैं, उसको वापस से कैसे घटाया जा सकता है और किन चीज़ों से घटाया जा सकता है. तो ये सिमिलैरिटीज़ कब पता चलेंगी हमको? कि जब हमको यूनिवर्स और बॉडी के बीच की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में, पंचमहाभूत के बारे में, दोष के बारे में हम अगर जानते होंगे, राइट. तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का मेन मोटिव ये है कि इफ़ आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट को आपको कैसे ट्रीट करना है, जस्ट कि आपको अपनी जो आसपास की चीज़ें, जो यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसको और बॉडी के अंदर सिमिलैरिटीज़ को देख के. नॉट ओनली दिस बट लर्निंग ऑफ दिस लॉ टीचेस ह्यूमन एम्पैथी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स ईच अदर एज वेल एज टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड सत्य बुद्धि, एंड दिस इज़ द गोल्डन वे टुवर्ड्स द मोक्ष. हम अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा मोटिव क्या होता है, राइट. अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी इंसान होता है उनका अल्टीमेट मोटिव होता है मोक्ष प्राप्ति, राइट.
तो उस मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए बॉडी के अंदर या फिर नेचर के अंदर बीइंग अ ह्यूमन जो भी एम्पैथी या सिंपैथी आपको जो भी जीव होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, उनके प्रति आपको जो दिखानी है, जो हम सद्वृत्त के अंदर ले सकते हैं। आप आगे आपको बढ़ाया जाएगा व्हाट इज़ सद्वृत्त, कि जो चीज़ें आपको करनी है, आपको जो चीज़ें नहीं करनी है, कैसा खाना खाना चाहिए, सुबह कैसे उठना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, अन्य जीव को कैसे ट्रीट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको सद्वृत्त के अंदर। तो अगर आपको दूसरे जीव के प्रति सिंपैथी है, दूसरे जीव के प्रति आप एम्पैथी रखते हैं, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द सत्य बुद्धि, जो आपको करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, जिसको अवॉइड करना चाहिए। एंड अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम ऑफ नोइंग दिस वाद इज मोक्ष। बीइंग अ फिजिशियन आपको एम होगा कि आपको पेशेंट को कैसे ठीक करना है, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इफ़ यू आर नोइंग दिस सिमिलैरिटीज, देन दिस इज द वे ऑफ द मोक्ष। आचार्य चरक in Charak Samhita Sharir Sthan explains that the human body is a miniature version of the external world. ये आपको लिखना है एग्ज़ाम के अंदर कि ये जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत या लोक पुरुष साम्यवाद जो है उसका रेफरेंस कहाँ दिया गया है। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता के शारीर स्थान में ये बताया गया है कि जो भी यूनिवर्स है, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसका मिनिएचर वर्जन, जो छोटा सा स्वरूप है, वो हमारा ह्यूमन बॉडी है। इंडिविजुअल इज़ अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स. All the material and phenomena of the universe can be correlated to the entities and events of the human body, human being. जो भी चीज़ें बाहर के यूनिवर्स के अंदर होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो हम बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उसके साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आचार्य ने एक लिस्ट दिया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि देर आर द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एंटाइटीज़ विच आर सिमिलर बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन। आपको 10 मार्क्स के अंदर जब लिख रहे हो आप ये वाद या सिद्धांत, तो आपको ये एग्जाम्पल, जो 25 एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज़ अ पृथ्वी, जिससे हम शेप या फिर अपीयरेंस या फिर मॉर्फोलॉजी है वो रिजेंबल कर सकते हैं। फिर आप होता है यूनिवर्स के अंदर, जिससे हम मॉइस्चर या फिर फ्लूइड या फिर जो हम द्रवता बोलते हैं वो रिजेंबल होता है। आप इज़ जल महाभूत। फिर तेजस मतलब अग्नि महाभूत, तो फीलिंग हीट, हॉटनेस, बर्निंग सेंसेशन जो बॉडी के अंदर होती है वो उससे कंपेयर होती है या फिर उससे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर वायु है, तो वायु की वजह से लाइवलीनेस, और जो प्राणवायु है, प्राणवायु मतलब कि जो हम ब्रीद करते हैं, जो हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको हम ब्रीद करते हैं, इट इज़ वायु। तो जो एटमॉस्फेयर में वायु है, तो हमारी बॉडी के अंदर प्राणवायु ऐसे उपयोगी होता है। और जो लाइवलीनेस है बॉडी में, वो वायु की वजह से है। देन देयर इज़ आकाश। आकाश हमने पहले देखा था महाभूत के अंदर के जो भी स्पेस होती है, फिर हॉलोनेस होती है, वो आकाश की वजह से होती है। तो अगर बॉडी की हम बात करें तो एरी टिश्यूज़ और इंटरसेल्युलर और अनऑक्यूपाइड स्पेसेस जो होती है, जो चैनल्स होती है अंदर, उसके अंदर जो हॉलोनेस होती है वो आकाश की वजह से होती है। फिर अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मा है, तो बॉडी के अंदर आत्मा है, जिसको हम सोल भी बोलते हैं। यूनिवर्स के अंदर ब्राह्मी विभूति है, तो बॉडी के अंदर अंतरात्मा की विभूति है। यूनिवर्स के अंदर दक्ष प्रजापति है, जो गुरु मानते हैं जिसको हम, तो वो बॉडी के अंदर सत्व या फिर जो हम मन बोलते हैं वो उसका काम करता, मन उसको रिजेंबल हम कर सकते हैं उसके साथ दक्ष प्रजापति को। यूनिवर्स के अंदर जो इंद्र है उसको हम बॉडी के अंदर ईगो या फिर अहंकार के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। आदित्य है, जो सन है, वो आदान का काम करती है, मतलब जो लेसनिंग द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है उसको घटाने का काम करता है। जो रुद्र है, रुद्र को हम बॉडी के अंदर एंगर जो होता है, गुस्सा जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ हम रिजेंबल कर सकते हैं। फिर है सोम।
तो सोम को प्रसन्नता के साथ हम रिजेंबल कर सकते हैं। वसव है, वसव को हम प्लेजर के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। ये सब आपको सिर्फ याद रखना है। अश्विनी है तो वो लस्टर के साथ उसको रिजेंबल करता है। फिर वायु है, मरुत जिसको हम बोलते हैं, वो विश टू वर्क, कोई भी कार्य करने की इच्छा करना या फिर कोई भी कार्य की इच्छा होना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मरुत। फिर जो भी इंद्रियां हैं, सर्व इंद्रियाणी, तो वो ऑल द सेंस ऑर्गन्स के साथ हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं। सर्व इंद्रिय अर्थ है तो वो परसेप्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जो भी इंद्रियों के अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उसको हम इंद्रियों के साथ अर्थ के, सर्वेंद्रिय अर्थ इंद्रियों के अर्थ के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। फिर तम या फिर तमस, उसको हम लस्ट या फिर मोह के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। फिर ज्योति, ज्योति को हम नॉलेज के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। यूनिवर्स के अंदर जो सर्ग होता है तो उसको हम कंसेप्शन के रूप में को रिलेट कर सकते हैं। कंसेप्शन मतलब कि अगर हम गर्भ के कंसेप्शन की बात करें तो जब ओवम एंड सीमेन एंड जो ओवम है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उसमें आत्मा तत्व आएगा तो कंसेप्शन होगा, राइट। जैसे गर्भ की उत्पत्ति होगी, तो सर्ग इज रिजेंबल बाय द कंसेप्शन इन ह्यूमन बॉडी। फिर सतयुग है तो सतयुग को हम चाइल्डहुड बोल सकते हैं, चाइल्डहुड के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। त्रेता युग है तो उसको हम यूथ के साथ या फिर हम जो यंग एज जो बोलते हैं, यौवन बोलते हैं, उसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं। द्वापर युग को हम एडल्टहुड के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। कलयुग को हम डिसीजेस को साथ रिजेंबल कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि कलयुग में ऐसा बहुत सारी बार हमने सुना है कि कलयुग इज़ बहुत ख़राब चीज़ें होती है, आयु कम होती है कलयुग के अंदर। तो वैसे ही हम डिसीज़ेस के बारे में अगर बात करें तो कलयुग इज़ अ थिंग फ्रॉम यूनिवर्स एंड उसको हम रिजेंबल कर सकते हैं डिसीज़ेस के साथ। और फिर अगर यूनिवर्स के अंदर युग अंत है, जो युग पूरा होता है उसका जो अंत है, वैसे बॉडी के अंदर हम डेथ को या फिर मृत्यु को रिजेंबल कर सकते हैं। तो दिस आर द 25 डिफरेंट एंटाइटीज़ विच हैव बीन एनलिस्टेड बाय आचार्यज। तो आपको ये सब याद रखना है। देयर इज़न्ट एनी नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड कि ओके फाइन ये क्या है ये क्या है। आपको सिंपली इसको याद रखना है कि ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो भी 25 तत्व जो बताए हैं, 25 एंटाइटीज़ जो बताई हैं, वो यूनिवर्स के अंदर कौन सी है और सेम चीज़ें बॉडी के अंदर कौन सी है, राइट। ये आपको बाय हार्ट कर देना है कि ये 25 चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल इसीलिए क्योंकि अगर हम इसको जानेंगे तो हमको आगे ट्रीटमेंट कैसी करनी है वो हम जान सकेंगे। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, वो जो बॉडी के अंदर सिमिलैरिटीज़ कैसे बन सकती है उसको अगर हम जानेंगे तो हम आहार विहार और औषध का उपयोग कैसे करना है वो जान सकेंगे। तो यूनिवर्स मेनली शो बाइवेलेंट वर्ल्ड, so does a human. This is useful for treating various elements of human and to understand many interaction by observing the world around. अगर हम वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है उसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए हमको उसमें से आइडिया मिलेगा। फिर स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ यूनिवर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन। जो भी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है यूनिवर्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर वो भी सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है। फार्मास्यूटिक्स therefore can be made applicable for to humans. It would be become impossible to eat any food or use any drug if this similarity would not exist. जैसे हमने बोला कि पंच महाभौतिक जो द्रव्य हैं वो जो भी हम फूड खाते हैं वो भी पंच महाभौतिक है। ये जो यूनिवर्स में से जो फूड आता है वो भी पांच भौतिक है और जो हमारी बॉडी है पांच भौतिक है। तो अगर ये चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी तो हम कैसे वृद्धि और क्षय को मेंटेन करेंगे, कैसे हम बॉडी को मेंटेन करेंगे, राइट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। सो बोथ यूनिवर्स एंड ह्यूमन originated from 24 elements. This is the reason behind production of first or prime
ह्यूमंस, जैसे हमने सृष्टि उत्पत्ति में देखा था कि चतुर्विशंतिक जो पुरुष होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो, और फिर जो सृष्टि होती है उसका भी प्रोडक्शन 24 तत्व से होता है. सो बोथ आर सिमिलर इन दिस वे. यूनिवर्स इज गवर्न बाय सन, मून एंड विंड, whereas human body is governed by similar biological forces, namely पित्त, कफ एंड वायु. सन, मून और विंड जैसे यूनिवर्स के अंदर उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको संभालती है, वैसे पित्त, कफ एंड जो वात दोष है वो बॉडी में संभालते हैं. वॉट एवर पंच महाभूत एग्जीक्यूट इन यूनिवर्स दे एग्जीक्यूट इन ह्यूमन बॉडी. जैसे हमने पंच महाभूत के जो गुण देखे थे, राइट, तो वो जो पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो उसके जो भी गुण है वो सेम बॉडी के अंदर जो भी गुण है उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस वाज ओके. तो दिस वाज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट. सो अगर आपको 10 मार्क्स के अंदर, 10 मार्क्स के अंदर आपको ऐसा पूछा जाए कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है, तो आपको उसकी बेसिक लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखनी है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत इज़ द थियरी जहाँ पे आयुर्वेद में यूनिवर्स और जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ बताई है. ये आप लिख सकते हैं चारों का मीनिंग. फिर आप एग्जाम्पल्स थोड़ा लिख सकते हैं कि कैसे सन, मून और विंड काम करते हैं, वैसे ही पित्त, कफ और वायु काम करते हैं बॉडी में. अग्नि को रिजेंबल कर सकते हैं आप, पंच महाभूत को रिजेंबल कर सकते हैं. एम क्या होता है ये सिद्धांत को जानने का, ये आपको लिखना है. फिर इसका रेफरेंस कहाँ पे दिया हुआ है आपको ये लिखना है. और फिर जो 25 तत्व बताए हैं उसको आपको एनलिस्ट करना है. और लास्ट में एप्लीकेबिलिटी लिखनी है कि वाई और हाउ वी कैन अप्लाई दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट लोक पुरुष साम्य सिद्धांत और लोक पुरुष साम्यवाद. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. देयर इज़न्ट एनी नीड टू गेट कन्फ्यूज कि ये चीज़ क्यों ये है, इसका क्या मतलब है. ऑफ कोर्स it would be a little bit tough to understand being a science student, but still you have to accept it, right. And if you are having any query regarding this topic, you can ask me through WhatsApp. So